My screen visible, guys? Yes, sir, visual. Okay, so let's start with introduction to Linux. Okay, so how many of you are familiar with Linux? What is Linux? Can anyone say? सर लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कर्नल बेस पे काम करता है और ये इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, जिसमें से एक वर्जन काली लिनक्स है और पैरेट है, और ये डेबियन बेस पे काम करता है। ये 1991 में स्टार्ट हुआ था और इसमें डिफरेंट टाइप के टूल होते हैं जो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल होते हैं। कंपेरिजन टू काली लिनक्स में पैरेट में ज़्यादा टूल इंस्टॉल होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप के टूल के हेल्प से डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेंस कर सकते हैं, चाहे वह हैकिंग से रिलेटेड हो या फिर किसी नेटवर्किंग से रिलेटेड या अदर तरीके के पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह हो। Yeah, nice, nice. Let me add something, okay? Linux is a kernel. Okay. Wait, I do have to comment it out. Kernel is basically a software which interacts with all the hardwares, RAM, CPU, motherboard, hard drive. Now, if you add kernel plus GNU on top of it, GNU is a set of tools and libraries which gives some more additional functionalities. This together is called as Linux, or we say it as GNU plus Linux, or GNU slash Linux, however you want to call it. And basically, we use Linux from a terminal. As you can see on my screen, this is what a terminal is. It runs on PTS, this one right here. PTS stands for pseudo terminal session. A session is a program which is actively running. Now there is PTY, pseudo terminal teletype. सर Teletype, क्लियर नहीं, स्क्रीन पे क्लियर विजुअल नहीं हो पा रहा है क्योंकि सर ये बैकग्राउंड पे जो लोग कनेक्ट है वो भी शो हो रहा है, तो सर अगर वो मिनिमाइज हो जाता तो बेटर हो जाता। better. सर अभी तो टर्मिनल गायब हो गया, बस ये डैशबोर्ड शो कर रहा है जो स्क्रीन। हाँ सर अभी सही। सही है अभी? थैंक यू। यस। दिख रहा है ना किधर हाईलाइटेड है? Yes, यस sir. सर सो। Yeah. So terminal session एक चीज होता है. If everybody is comfortable with Hindi, right? Yes, sir. Sure. यस सर। टर्मिनल सेशन जो होता है वो एक प्रोग्राम होता है जो एक्टिवली चीजों को रन करता है, और ये रन इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये GUI पे है. GUI और TUI, टर्मिनल यूजर इंटरफेस, जो अभी आपके स्क्रीन पे चल रहा है. GUI बोलेंगे तो ग्राफिकल एजेंट। ये जो चीज होता है ग्राफिकल जो लिखते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से. Yeah, I don't want to say thank you. इतना दूर तक क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. Okay, let's start with the sessions, TTY sessions. Okay, यहाँ पे आपको तीन चीज दिख रही होंगी, PID, TTY, time और CMD. CMD, as everybody knows, CMD is the command which we run. Time is the timestamps from when the commands have started.
TTY टेलीटाइप होता है। टेलीटाइप का मतलब होता है टर्मिनल, कौन सा टर्मिनल पे है और ये कौन से सेशन पे काम कर रहा है। मेरा यहाँ पे सेशन 4 है क्योंकि हम रन इनिट 4 पे है। अब रन इनिट्स थोड़ा एडवांस हो जाता है जो इसमें कवर नहीं करेंगे, लेकिन सर्च कर लेना उस पर रन इनिट्स के ऊपर। नेक्स्ट कम्स द PID। PID इज द प्रोसेस ID। प्रोसेस कब चालू हुआ, कब खत्म हुआ और कौन सा नंबर यूज कर रहा है बेसिकली। Now let's start with the basic commands of Linux. Okay, टर्मिनल खोलते ही सबको ये होता है कि हम किधर हैं, किधर, where am I। तो उसके लिए Yes. कमांड होता है PWD। PWD का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। Here is my working directory, home Vlad, Vlad is the user, and DIA cyber forensics, which the directory I am in. Okay, now let's make another directory here. mkdir makes another directory. I will name it as dia1. Okay, mkdir, fucking why can't I type. So mkdir makes a directory. Now if you want to go inside that directory, you have to do dia cd space the directory which you want to go, and you type that and hit enter. Now you are in dia1. You can type pwd, you will be like, yeah, I am in dia1 with my print working directory. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। एक एब्सोल्यूट पाथ जो होता है वो आपके पूरे प्रॉम्प्ट को लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको किसी फोल्डर के अंदर जाना है, वो मे भी मेरे रूट में हो, मे भी मेरे बूट में हो। लेट मी शो यू द फुल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इस सिस्टम का पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है इससे, जो कि हम रूट पे हैं। अब PWD करके देखेंगे तो आई एम इन रूट डायरेक्टरी। रूट is the supermost directory or the top level directory denoted by a forward slash. So in there I am listing all my directory। list करने के लिए आप ls कर सकते हैं। ls आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देगा, जो कि कितने डायरेक्टरीज यहाँ पे प्रेजेंट है, बस उनके नाम। अब ls टैग l करेंगे। l इज द लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। अब लॉन्ग लिस्टिंग में आपके पास यहाँ पे डायरेक्टरी के परमिशंस आते हैं पहला, उसके बाद लिंक्स, लिंक्स के बाद आता है आपका यूजर एंड ग्रुप, ग्रुप के बाद ये आता है आपका डेट, सॉरी ये आता है आपका साइज, साइज या फिर लिंक्स, इसके अंदर कितने लिंक है। फिर आता है आपका डेट एंड टाइम स्टैम्प। इतना तो क्लियर है सबको, इतना दूर तक। सर ये एलएस वाला पार्ट दोबारा बता दो एक बार। एलएस करते हैं हम लिस्ट करने के लिए, कि हमको देखना है कि उस फाइल के अंदर कितने और फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, टेक्स्ट फाइल है, पीएनजी है। ओके, सिंपलिस्टिक के लिए हम जाते हैं अपने पिक्चर्स वाली डायरेक्टरी पे। यहाँ पे हम लॉन्ग लिस्टिंग करेंगे। लेस करके तो यहाँ पे इतने चीज मौजूद हैं पिक्चर्स के अंदर। यहाँ पे टॉप में देख सकते हैं हम किधर है। तो इधर हम लिस्ट कर रहे हैं, तो हाँ भाई पीएनजी है मेरा, टार फाइल है, उसके बाद क्रीपी साउंड डॉट टार है, पता नहीं हम क्या डाउनलोड किया था, पीडीएफ है, क्रिंजी राइस, देखना पड़ेगा इसको।
OSCP एग्जाम रिपोर्ट है। अब एलएस के बाद जो टैग करके हम फ्लैग देते हैं उसका इम्पोर्टेंस बहुत होता है। टैग टैग मतलब माइनस बोल रहा, टैग एल एल का मतलब होता है लॉन्ग लिस्टिंग। लॉन्ग लिस्टिंग में पहला पार्ट आता है आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और फाइल परमिशंस। दूसरे पार्ट में लिंक्स। बिन एक ही जगह को पॉइंट कर रहा है, ये आपका टैग और ग्रेटर देन साइन वाला यूजर बिन की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये होता है लिंक आपका। उसके बाद आता है यूजर एंड ग्रुप। यूजर वो होता है जो फाइल को क्रिएट करता है। ग्रुप वो होता है कि कितने इंडिविजुअल हैं जो उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए एक कॉमन टर्म दिया जाता है ग्रुप। जैसे रूट के अंदर किसी को भी डाल सकते हैं, हम अपने आप को डाल सकते हैं, या फिर कोई जेनिफर नाम का कोई यूजर हम क्रिएट करेंगे उसको भी डाल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट होता है इसका साइज। साइज क्या है? 7 बाइट है। ओके। नेक्स्ट टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कब मॉडिफाई हुआ, कब डिलीशन हुआ इसका, इस चीज के ऊपर अपडेट कब हुआ बेसिकली। अगर हम एल एस टैग एल एच एच डाल देते हैं, एच डाल देंगे तो ह्यूमन रीडेबल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ पे डेव फोल्डर है, डायरेक्टरी है मेरा, इसका साइज 5.2K है। जबकि हम एल एस लॉन्ग लिस्टिंग में करते हैं तो 5260 दिखाता है, तो ह्यूमन रीडेबल नहीं है, बाइट्स में दिखा रहा है। वो केबी में दिखाया था। एल एच। अब यहाँ पे आई हम यूज करेंगे। आई होता है तुम्हारा आई नोड नंबर। आई नोड नंबर बेसिकली ये होता है कि तुम्हारे ब्लॉक में जो जगह होता है, लेट से तुम हार्ड ड्राइव में कभी कुछ स्टोर कर रहा होगा, तो वो एक चंक में, चंक मतलब सेंस एक रिडायरेक्शन पे इतना ज्यादा चीज एक ही साथ में स्टोर नहीं करता है, और पहले फाइल स्प्लिट होता है। जैसे कि मेरा इस फाइल सिस्टम में BTRFS है, तो BTRFS 8 MB के चंक्स में स्टोर करता है। आप लोग प्रोबेबली विंडोज यूज करते होंगे, तो विंडोज का एंटी कर्नल पे 4 KB का चंक्स बनता है। वो चंक्स के हिसाब से अपना फाइल डिस्ट्रीब्यूट होके उसमें रहता है, और ये पहला नंबर आईनोड का नंबर होता है। क्लियर है इतना तक सबको? सर चंक्स नहीं समझ आए क्या? चंक्स नहीं समझ आए, ओके। यहाँ पे हम लिखे ABCDEFGHIJKLM। ओके। यस सर। मान लो एक पूरा फाइल है, ठीक है। अरे फाइल को अगर हम स्प्लिट करके स्टोर करें, ए एक जगह स्टोर होगा, बी एक जगह स्टोर होगा, सी एक जगह स्टोर होगा, डी एक जगह स्टोर होगा, उसको चंक बोलते हैं। एक ही फाइल को अलग अलग स्प्लिट करके स्टोर करना। यस सर। ठीक है, समझ आए? यस सर, यानी टुकड़े में स्टोर करना है फाइल को। हाँ हाँ, टुकड़े में। टुकड़ों में जब स्टोर होता है तब फॉरेंसिक्स में काम आता है कि इन्हीं टुकड़ों की वजह से ही, इन्हीं टुकड़ों को जोड़ के ही तुम्हारा फाइल रिकवर होता है, जो सॉफ्टवेयर रिकवर करता है। और आई नोड यस सर। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आई नोड नंबर के उसके क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन से ही नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड करता है कि तुम्हारा फाइल टाइप क्या था। फाइल PNG था, टेक्स्ट था, कि ब्लॉक डिवाइस अगर बोलेंगे तो ब्लॉक डिवाइस हर एक हार्ड ड्राइव डिवाइस को बुलाया था, नहीं तो रैम पे कुछ बफर में था। हर चीज का आई नोड नंबर होता है। यस सर।
सर आइनोड नंबर और प्रोसेस आईडी नंबर डिफरेंट होगा। एकदम। कि हम पूरी प्रोसेस की लिस्ट दिखा रहे हैं हमको यार। पीएस पीएस हमको प्रोसेस दिखाता है। टैग ई मतलब हम उसको आर्गुमेंट दे रहे हैं कि हमको क्या क्या देखना है इसके अंदर। प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है किसी का यहाँ पे? यस सर। समझ आ रहा होगा ना भाई, आर्गुमेंट क्यों दे रहे हैं? सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, टैगी वाला। ओके। तुम फंक्शन को कॉल कैसे करता है, एक सी के फंक्शन को? जो उसका नाम होता है जो उसका नाम होता है, फिर बस जो आर्ग्यूमेंट्स उसके चाहिए होते हैं। अगर मतलब कुछ डिफरेंट लैंग्वेज के हिसाब से कुछ में सेमीकोलन भी होता है, कुछ में डायरेक्ट दिया जाता है। वो तो ठीक है, तुम उसको कॉल कैसे करते हो? वो कॉल मतलब सर किस सेंस में? एग्जीक्यूट कराने के लिए। हाँ, एग्जीक्यूट कराने के लिए कोई आर्गुमेंट तो देता होगा, एग्जीक्यूट के बाद कुछ आर्गुमेंट तो दिया होगा, उस सर आर्गुमेंट उसका का ना, इनपुट तो लिया होगा। हाँ सर वो फंक्शन का नाम जो होता बस वही चीज हम इधर कर रहे हैं। टैग डिनोट करता है कौन कौन सा आर्गुमेंट देना है बोल के। पीएस मेरा है। कमांड ओके। पीएस मेरा कमांड है। प्रोसेस, पीएस लिटरली स्टैंड्स फॉर प्रोसेसेस। टैग दे रहे हैं हम आर्गुमेंट के लिए। आर्गुमेंट ई फॉर ऑल एग्जीक्यूटिंग, ए फॉर ऑल, एफ फॉर फाइल्स, ऑल द फाइल्स। ओके। टैग टैग फॉरेस्ट दे रहे हैं। फॉरेस्ट क्योंकि हमको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में चाहिए कि पीआईडी के नीचे चाइल्ड आईडी क्या होगा, चाइल्ड आईडी के नीचे उसका चाइल्ड क्या होगा, उसके चाइल्ड के नीचे उसका चाइल्ड क्या होगा। और उसको हम पाइप कर रहे हैं। ये डंडा दिख रहा होगा, डंडा इज फॉर पाइप। पाइप करके यस। हम इसका इनपुट जो होता है पाइप के लेफ्ट साइड का, इसका इनपुट लेके हम राइट में एज ए इनपुट डाल रहे हैं। सॉरी, इसका आउटपुट लेके, पीएस का आउटपुट लेके हम हेड के इनपुट में डालेंगे। डालते पहले उसी को बताता है। ओके, सो दिस इज माय प्रोसेस ट्री। इसमें फर्स्ट सेगमेंट आपका होता है यूजर आईडी, कौन से यूजर ने चलाया है इसको। सेकंड पेरेंट आईडी। थर्ड में होता है पेरेंट प्रोसेस आईडी, पेरेंट का प्रोसेस आईडी क्या था। उसके बाद काउंट, उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम, कब से चला। उसके बाद टीटीवाई, टीटीवाई जो पहले बताए थे कौन से टर्मिनल से चला है। उसके बाद टाइम, कितना समय से चल रहा है। उसके बाद सीएमडी, कौन सा कमांड चल रहा है। अब आते हैं पेरेंट आईडी और पेरेंट प्रोसेस आईडी। ओके, if you can grab your attention towards here, this highlighted portion. पीआईडी जो पहले बताए थे, प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी मेरा आरसीयू ग्रुप का है 3, लेकिन 3 का पेरेंट प्रोसेस आईडी क्या है 2। मतलब ये जो है आरसीपीयू जीपी, ये चाइल्ड आईडी,
ये चाइल्ड है किसका? फर्स्ट प्रोसेस का जो मेरा चला था, प्रोसेस नंबर 2 का के थ्रेड का। इसमें नहीं समझ आया होगा, नीचे चलते हैं। जीडीएम सेशन में चलते हैं, ये वाला पोर्शन पे। ठीक है, पहले जीडीएम सेशन चला होगा, कोई प्रोसेस चलाया होगा उसका पेरेंट प्रोसेस आईडी ये है। ओके, सेशन वर्क, पासवर्ड मैनेजर है मेरा। पासवर्ड मैनेजर के बाद वाला जो प्रोसेस चला होगा, अच्छा सॉरी, पासवर्ड मैनेजर का पेरेंट प्रोसेस आईडी ये होगा, कोई चलाया होगा तो उसको अलॉट किया होगा, और ये होगा उसका प्रोसेस आईडी, कौन सा प्रोसेस आईडी से चला होगा। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं, उसके ही नीचे यूजर लिब एक्स जीडीएम एक्स सेशन, मेरी स्क्रिप्ट चली जीनोम शेल की स्क्रिप्ट 66494 है, लेकिन उसकी प्रोसेस आईडी है 6506, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि 4204 पेरेंट होगा किसी का, पेरेंट से ये एक चाइल्ड बना 6506, 6506 से ये स्पॉन हो गया होगा 6694। अब 6694 एक और चीज को स्पॉन किया होगा 6696, जो मेरा एक्सऑक चल रहा है, डिस्प्ले मैनेजर, जो अभी आप देख रहे हैं मेरे डिस्प्ले जिसमें भी चल रहा होगा। अब डिस्प्ले मैनेजर की प्रोसेस आईडी 6696, उसकी पेरेंट की प्रोसेस आईडी 6694। 94 कौन सा प्रोसेस चलाया था? जीडीएम सेशन। सेशन कौन सा ये चलाया था? 4204, जीडीएम सेशन वर्कर पासवर्ड मैनेजर। समझ आया किसी को? चाइल्ड और प्रोसेस। यस सर, आ गया। ओके, प्रोसेस बहुत डिटेल में जाता है, उतना डिटेल में नहीं जाना है अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कमांड पहले चलाए थे, psef tech tech forest। ओके, पहले zsh से हम बैश में गए, बैश से फिर zsh, फिर बैश, फिर zsh, अल्टीमेटली zsh से हम चलाए टर्मिनल से psef। तो ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम टैक टैक फॉरेस्ट किए हैं कि चाइल्ड पेरेंट ऐसे करके बने। ये ps tech ef मेरा चाइल्ड प्रोसेस है, चाइल्ड की पेरेंट ये है zsh है, उस zsh का बैश है, उस बैश का फिर से zsh है, उस zsh का फिर से बैश है, जहां से मेरा बाइनरी चला होगा, बाइनरी यूजर बिन zsh। ओके, प्रोसेस हम इसलिए समझा रहे पहले क्योंकि फॉरेंसिक्स में यही सब चीज काम आता है, सबसे पहला चीज यही काम आएगा, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन। सर इसमें एक डाउट था, जैसे आपने फॉरेस्ट यूज करा है चाइल्ड और पेरेंट वाली फॉर्म में लिखने के लिए, तो फॉरेस्ट की जगह कुछ और भी होते हैं? नहीं, फॉरेस्ट की जगह कुछ और नहीं होता। ओके सर। दिखा देता हूं। ये दिख रहा है ASCII at process tree। यस सर। बस यही चीज को दिखाने के लिए हम टैक टैक फॉरेस्ट यूज किए हैं। ये बाय द वे मैन पेज है, मैन पेज पे बाद में आता है। ओके। अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, लिनक्स में फाइल स्टोर कैसे होती है। ओके, सबसे पहला जो डायरेक्टरी होता है वो होता है बिन,
बिन माने बाइनरीज, आपके सिस्टम में कितने बाइनरीज हैं, कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो चलने के लिए जरूरी है, वो यहाँ पे स्टोर होता है। यूजर बिन जो होता है, यूएसआर वाली जो डायरेक्टरी होती है, उसका नाम होता है यूनिक्स रिसोर्स, सिस्टम रिसोर्सेस। ठीक है, आपके सिस्टम को चलने के लिए जो भी बाइनरीज चाहिए, बाइनरीज इन द सेंस जो भी यूजफुल प्रोग्राम चाहिए, वो इस डायरेक्टरी में स्टोर होती है। उसके बाद आता है बूट। आपका बूट के समय कौन कौन सा चीज चाहिए, सीडी रोम, आप डिस्क यूजर, डिस्क अगर यूज करते हैं तो वो 4.8 वाली, 4.8 जीबी 700 MB वाली जो डिस्क आती है, वो इसमें स्टोर होती है। डेव डेव होती है डिवाइसेस, आपके चीज लैपटॉप या कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका हार्ड ड्राइव हुआ, आपका कोई भी यूएसबी डिवाइस हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन इधर होती है। एचसी एक एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जहाँ आप जो भी कॉन्फ़िग्स बनाते हैं, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, प्रोग्राम करते हैं, जो कि सिस्टम के लिए आपको लगता है कि यूजफुल है, वो आप इसमें डालते हैं। वैसे डाल कहीं भी सकते हैं, लेकिन इसमें डाला जाता है एज अ, क्या बोलते हैं, कन्वेंशन के लिए। उसके नीचे आता है होम। होम इन द सेंस आपकी, अगर विंडोज सेंस में बात करें तो सी यूजर्स ग्रुप डेटा डाउनलोड्स, वो वाली चीज होती है। एग्जाम्पल के लिए हम अपने यूजर में चले जाते हैं और लिस्ट करते हैं एप्स, डाउनलोड्स, गिट्स, नोड, जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितना भी फाइल है एक यूजर के स्पेसिफिक, वो सब चीज इधर स्टोर होती है। उसके नीचे आते हैं लाइब्रेरीज पे। लाइब्रेरीज इन द सेंस आपको एक प्रोग्राम को चलने के लिए जो जो एक्स्ट्रा चीजेस चाहिए, एक्स्ट्रा चीज इन द सेंस एक्स्ट्रा कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए आपको एक चीज को रन करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम एक चीज को ले लेते हैं, बलिना एचर, सुना होगा सबने। यस। अरे बलिना ऐप इमेज बना दिया यार इसका। इस डायनेमिक, डायनेमिक नहीं है। जो कर रहे हो वो बताएंगे बाद में। ओके, सबसे पहले अगर आप गौर करें तो यहाँ पे सबसे पहले आर्किटेक्चर लिखा हुआ है, आर्च। उसके बाद है डेबियन बाइनरी। ठीक, बाइनरी के बाद आता है control.tar.gz। अब टार तो सब सुना होगा, टार कंप्रेस करने के लिए यूज होता है कोई भी फाइल्स को। तो इसको चलने के लिए टार चाहिए। अगर आपके सिस्टम में टार या फिर जिप नहीं होगा तो फाइल खुलेगी ही नहीं और डाउनलोड ही, इंस्टॉल ही नहीं होगी। यहाँ पे भी है data.tar.xz। इसको जब तक आप अनकम्प्रेस नहीं करिएगा तो मेरी बाइनरी खुलेगी ही नहीं, खुलेगी नहीं तो वो इंस्टॉल नहीं होगी, इंस्टॉल नहीं होगी तो मेरे सिस्टम में चलेगी ही नहीं। तो चलने के लिए हमको टार चाहिए। अगर टार नहीं होगा तो नहीं खुद चलेगा वो। और कुछ है? और नहीं है।
लोग किधर थे? लाइब्रेरीज पे। लाइब्रेरीज के बाद आती है आपकी मीडिया। मीडिया में वीडियोस वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह, नहीं तो कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होता है, वो यहाँ पे स्टोर होती है। माउंट एक स्पेशल डायरेक्टरी होती है अगर आपको स्पेसिफिकली एक डिवाइस को या फिर हार्ड ड्राइव को माउंट करना होता है। माउंट इन द सेंस प्लग करना होता है, तो ये यहाँ पे स्टोर होती है। अगर एग्जाम्पल के लिए हम अगर दिखाएं तो पेन ड्राइव किधर गया मेरा? हम पेन ड्राइव कनेक्ट किए हैं, MNT में जाते हैं। MNT में ये बदल दिया यार, मीडिया में स्टोर हो रहा है। मीडिया में इसीलिए रखे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ मूवीज वगैरह भर के रखे हैं। क्या मूवीज? अगर आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया होगा तो ऑटोमेटिकली वो MNT में ही जाता है। ओके, अगर स्पेसिफिकली आप लोग ने नहीं किया होगा कि पेन ड्राइव को मीडिया में ही डालना है या फिर हार्ड ड्राइव को मीडिया में ही डालना है, MNT में नहीं, तो ऑटोमेटिकली मीडिया में जाके शो होगा, MNT में नहीं। अगर कुछ नहीं किया होगा तो MNT में जाता है। MNT के बाद आता है ऑप्ट। ऑप्ट होता है ऑप्शनल। आपके कोई भी चीज़ में अगर जैसे कि ऑप्शनल सॉफ्टवेयर है आपके पास, जैसे मेरे पास है मीन ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र की सारी फाइल्स मेरी इसमें है। ओके, मीन ऑप्ट। ऑप्ट के बाद आता है प्रॉक। प्रॉक आपकी जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं सबके लिस्ट देता है। तो कोई भी चीज़ को ग्रैब करता है। ये चीज़ दिखाना था कि व्लाद यूज़र ने ये प्रोसेस चलाया है। होम व्लाद कहाँ से? डायरेक्टरी से चला है। ओके, अगर आप देखेंगे क्लोजली, ये आपकी प्रोसेस आईडी होती है जो कि पहले ही बताए थे PS में, और यहाँ पे भी वो शो हो रही है। तो जितने भी प्रोसेसेस रन होते हैं आपके सिस्टम में वो इस डायरेक्टरी में आके रिफ्लेक्ट होते हैं। यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं रिफ्लेक्ट होते, यहाँ पे आपका रैम भी रिफ्लेक्ट होता है। vmstat सर वर्स। हाँ, सर आप ये ग्रैप कमांड कौन सी थी इसमें? GREP वाली जो थी। सॉरी नहीं समझे, फिर से बोले। सर जो ग्रैप कमांड थी ना GREP वाली, वो किस चीज के लिए थी? वो बताते हैं भाई बाद में, रुको यार, ओके ओके रुको यार, बेसिक्स कवर करने दो, वो थोड़ा एडवांस हो जाता है।
वीएम स्टार्ट मेरा रैम यूसेज को दिखाता है, अगर हम उसको चलाएं ऐसे ही वीएम स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरी मेमोरी दिखती है, कितनी फ्री है, कितनी बफर में कैश है, मेरी आई नोट नंबर से कितना ब्लॉक इनपुट आउटपुट ले रहा है, मेरा कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या है, आईडी कौन से आईडी से चल रही है। ओके, सेम चीज अगर हम इसको करें, कैट वीएम स्टार्ट करें, सेम चीज दिखाता है, लेकिन ये क्या होता है, रैम में जितनी भी चीजें स्टोर होती हैं वो एक साथ ही फायर करके दिखा देता है। यहाँ पे देखिए, वेट, किसी को डर्टी ब्लॉक के बारे में पता है? डर्टी ब्लॉक क्या होता है? सर डर्टी ब्लॉक एक तरह से कहते हैं शायद एक टेम्पररी, कोई भी अगर हम कोई डाटा स्टोर करते हैं तो वो डर्टी ब्लॉक में जाके सेव हो जाता है। एक्सीलेंट। ये मेरा डर्टी ब्लॉक की थ्रेशोल्ड दिखा रही है कि एक टाइम पे हम कितना चीज को प्रोसेस कर सकते हैं। वैसे प्रोसेस तो हम इससे ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम पे आप कितना चीज को प्रोसेस कर सकते हैं। सीपीयू इन्फो भी इधर ही रहती है आपकी प्रॉक डायरेक्टरी में। हम अभी भी प्रॉक डायरेक्टरी में आप देख सकते हैं, स्लैश प्रॉक पे है। ओके, सीपीयू की इंफॉर्मेशन, हाँ, प्रोसेसर 6 है, कौन सी वेंडर आईडी है, जेन्युइन इंटेल है, ठीक है, सीपीयू फैमिली या मॉडल 142, ठीक है, मॉडल का नेम क्या है, इंटेल i5 है, जो भी है, माइक्रो कोड कौन सा यूज हो रहा है, सीपीयू की स्पीड कितनी है, कैच कितना है, कोर्स कितने हैं, कोर की आईडी कितनी है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी फाइल की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है, आपकी सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क में कितने बिट्स एंड बाइट्स ऑफ डाटा आप रीड और राइट कर रहे हैं। रीड राइट इन द सेंस कितना चीज कॉपी हुआ है, कितना चीज बफर में रह गया, बफर इन द सेंस कितना चीज रैम पे स्टोर हो गया है और आपने सस्पेंड कर दिया होगा किसी वजह से तो वो वहीं पे है। ये सब चीज आपकी प्रॉक डायरेक्टरी में शो होती है। ये क्लियर हो जाएगा जब फोरेंसिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, विंडोज फोरेंसिक्स के ऊपर, तब ये चीज क्लियर होता रहेगा। हालांकि विंडोज में प्रॉक डायरेक्टरी नहीं होती, विंडोज में वीएम स्टार्ट या नहीं तो सिस सिस्टम ऐसी करके एक डायरेक्टरी होती है, सब चीज उसी में स्टोर होती है। नेक्स्ट, प्रॉक के बाद रूट। रूट डायरेक्टरी इन द सेंस कि आपका सुपर यूजर नहीं तो एडमिन यूजर, एडमिन यूजर की रूट डायरेक्टरी बोल रहे हैं, एडमिन यूजर की जो फोल्डर होती है। उसमें घुसने के लिए आपको सूडो लगता है, सूडो। मेरी रूट डायरेक्टरी में बस स्नैप है,
प्रिंट कर दे तो हम अभी /रूट पे हैं, रूट डायरेक्टरी के और अंदर जाएं। स्नैप में देखते क्या है, स्नैप में टेरिटरी है, क्रोमियम है। तो यहाँ पे सुपर यूजर या तो एडमिन के होम फोल्डर में जो जो चीज है वो यहाँ पे रूट में रहती है। अब उसके बाद चलते हैं रन। रन एक ऐसी फोल्डर होती है जो कि आपके सिस्टम में अभी करंटली जो जो चीज रिक्वायर्ड है एक सिस्टम को चलाने के लिए, वो सारे प्रोग्राम इसमें आते हैं। जैसे कि मेरा ओपन वीपीएन क्लाइंट एंड सर्वर है, ठीक है, उसके लिए हमको चाहिए वो, तो चाहिए उसके लिए तो चलाना पड़ेगा कहीं से, और फिर चलाने के लिए कहीं एक फाइल को स्टोर करना पड़ेगा, तभी हम एक्सेस कर पाएंगे उस फाइल को। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज जो चलने के लिए इंपॉर्टेंट होती है एक सिस्टम को, वो यहाँ पे स्टोर होती है। नेटवर्क मैनेजर से कोई फैमिलियर है? किस चीज के लिए यूज होता है? हेलो। नेटवर्क मैनेजर में मतलब जितने भी नेटवर्क रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन या फिर कुछ भी प्रॉपर्टीज हमें चेंज करनी होती है तो उसे हम नेटवर्क मैनेजर से एक्सेस कर सकते हैं। सुपर। यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िग फाइल्स भी नहीं, कोई जो जो डिवाइसेस कनेक्टेड है उसकी भी डाटा शो होता है। जैसे मेरी यहाँ पे एक राउटर चल रहा है, ओके, वो यहाँ पे है मैनेज्ड इज इक्वल टू ट्रू, डिवाइस दिखा रहा है इसकी कॉन्फ़िग, या फिर किसी और चीज में करते हैं सिस्टम कॉन्फ़िग्स में कनेक्शंस, वायर्ड कनेक्शन, ठीक, हम वायर्ड कनेक्शन अब यूज कर रहे हैं। अगर इसको देखना चाहें क्या है, ठीक है, कनेक्शन की आईडी, यूनिक यूजर आईडी, कौन से यूजर आईडी से वो चली होगी, टाइप क्या है, इथरनेट है, ऑटो कनेक्ट प्रायोरिटी और इंटरफेस, यहाँ इंटरफेस इंपॉर्टेंट होता है। इंटरफेस यहाँ पे आपका यूएसबी 0 हो सकता है, नहीं तो डब्ल्यू लैन होता है इथरनेट के लिए, और ENSP होता है आपका वायरलेस के लिए, जो कि नेट स्टार्ट में आपको दिखाया होगा। समझ में आया कि नेट स्टार्ट हमको खोल के दिखाना पड़ेगा? हेलो। हाँ सर, आ गया। बेसिकली यही है IF कॉन्फ़िग में जो आप लोग चीज देखते हैं, वो सब नेटवर्क मैनेजर रन में होता है। अभी USB 0 मेरा यूज हो रहा है, ठीक, RX पैकेट रिसीव पैकेट होता है, कितना अभी तक खर्चा हो गया, 333 MB। अरे यार टीम्स बहुत खाता है। ट्रांसमिटेड पैकेट TX, हम कितने पैकेट अभी तक भेजे हैं, 120 MB। मैक्सिमम हम कितना भेज सकते हैं, 1500। IP क्या है, ब्रॉडकास्ट क्या है, तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज है और आपके सिस्टम में अभी करंटली रन हो रहा है, वो सब रन पे जाके रहता है। अब रन के बाद
एस बिन। एस बिन होता है सुपर यूजर बिन। ओके, सुपर यूजर बिन माने एडमिन को जो जो बाइनरीज मिली हुई है, एडमिन जो जो बाइनरीज चला सकता है, जो कि आप देखे होंगे अभी हम sudo से लिख रहे थे कोई कोई कमांड, तो वो सारे कमांड इसमें रहते हैं। स्नैप एक स्पेशल डायरेक्टरी होती है, वो उबंटू के लिए स्पेसिफिक है, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रोग्राम जो आप स्नैप से डाउनलोड करते हैं वो सारे चीज़ इसमें रहते हैं, और प्लस आपके रूट डायरेक्टरी में रहते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे क्रोमियम है, फायरफॉक्स, डिस्कॉर्ड या स्क्रैपी, WPS ऑफिस 2019। स्नैप के बाद SRV, जो इतना यूज नहीं होता है, पहले यूज होता था। SRV के बाद सिस, आपके सिस्टम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपके पावर, ओके, कौन कौन सा मॉड्यूल है अभी इंस्टॉल्ड, करंटली रन हो रहा है, कर्नल, कौन सा हाइपरवाइजर आप यूज करते हैं। अभी हम डाउनलोड करते समय आप लोगों ने AMD VTX को ऑन किया होगा, या फिर क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन को एनेबल किया होगा, तो वो वही चीज़ है। FS फाइल सिस्टम, फर्मवेयर, डिवाइसेस। उसके बाद आता है डेव। सर डिवाइसेस, तो डेफ तो आपने डिवाइसेस के लिए बताया था ना, हाँ, तो डेव और डिवाइसेस दोनों अलग अलग है या फिर मतलब उसी के अंदर का? उसी के अंदर का ही चीज़ है, लेकिन डेव थोड़ा डिटेल में जाता है। ओके सर। ट्रीटमेंट दिखाते हैं। तो सिस डायरेक्टरी में ब्लॉक जो होते हैं आपके चंक्स होते हैं, जहाँ पे डेटा आपका स्टोर रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप SDA और SDB को देख सकते हैं। SDA मतलब सेटा कनेक्शन है मेरा, इसलिए SDA, डिस्क ड्राइव A, डिस्क ड्राइव B, और ZDO अभी जो हम पेन ड्राइव डाले थे उसके लिए है। ये सब पॉइंट कर रहा है आपका, देखिए, डिवाइसेस, वर्चुअल, ब्लॉक। ब्लॉक इन द सेंस जो पहले बताए थे, जहाँ पे आपका डेटा चंक बाय चंक में स्टोर होता है, उस जगह को पॉइंट कर रहा है। कौन से? लूप 3 में। ठीक है, डेव और डिवाइसेस में इतना ही फर्क होता है। ओके सर। डिवाइसेस में अगर आपको जाके देखना हो क्यूरियोसिटी के लिए, किस में जाए, कौन से डिवाइस में जाए? CPU में जाते हैं। CPU में टाइप दिख रहा होगा, टाइप क्या है? टाइप 4 है मेरा, जो कि हम पहले दिखाए थे कौन सा CPU का टाइप है।
हमारे सिस इन्फो प्रॉक में सीपीयू इन्फो में। याद आया कि फिर से खोल के दिखाना पड़ेगा? तो स्क्रीन फ्रीज हो रही है बार बार ये भी। अब आई? ये सर। तो प्रॉक्सिस हो गया। टेम्प डायरेक्टरी ऐसी डायरेक्टरी होती है जहां पे आपका टेम्पोरेरी चीज स्टोर होते हैं। सिस्टम डी से कोई फैमिलियर नहीं है ना अभी तक? सर ओके। सो टेम्पररी एक चीज होता है कि मेरा कंप्यूटर जब तक चल रहा है, ठीक है, ये सब डायरेक्टरीज एक एक प्रोसेस बनाएगी, उसकी एक आईडी बनेगी, उस आईडी की एक चाइल्ड बनेगी, चाइल्ड की फिर एक चाइल्ड बनेगी, ठीक है। और जब मैंने कंप्यूटर ऑफ कर दिया ये सारी डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी, ठीक। तो ये काम करता है टेम्प डायरेक्टरी। मतलब जब तक आपका सिस्टम चल रहा है और जो जो फाइल्स एंड फोल्डर्स आपने खोले हुए होंगे या फिर आपका सेशन मैनेजर जो जो चीज खोला हुआ होगा, ठीक है, आप एक बार बंद कर देंगे सिस्टम तो ये पूरा चीज खाली हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी इसकी जरूरत नहीं है पावर ऑफ के टाइम। फिर पावर ऑन करिएगा, फिर किसी की प्रोसेस आईडी स्पॉन होगी, प्रोसेस की एक चाइल्ड बनेगी, चाइल्ड की फिर से एक चाइल्ड बनेगी, ये सब चीज इधर आके स्टोर हो जाएगी, इसकी उन लोग की सबकी डेटा। सर इसमें ये पूछ रहा था कि जैसे विंडोज में हमारे पास टेम्प का एक टेम्परेरी फोल्डर होता है, उसमें ऐसी सेव होती रहती है, बट उसमें कुछ फाइल्स होती हैं वो परमानेंट, मतलब वो डिलीट नहीं होती है वहां से। वो डिलीट तो कैसे होगी भाई? वो सिस्टम चल रहा है, तुम्हारा सिस्टम चल रहा है तो तभी तुमको वो फाइल दिख रहा है। सिस्टम को पावर ऑफ कर दो, फिर से पावर ऑन कर दो, वो सब फाइल डिलीट हो जाती है। सर वो जो फाइल जो है फिर वो यूजर या फिर रूट फोल्डर में नहीं होनी चाहिए टेम्प की जगह, कि वो मतलब परमानेंटली चली रही है फाइल्स तो। नहीं, परमानेंटली अगर चलाना ही है तुमको परमानेंटली, तो हम्म। तुम उसको रूट यूजर में ऐड करता है। अगर नहीं चाहिए तो ऐसे ही रहने दो। परमिशंस और ग्रुप के बारे में बाद में आएंगे, ठीक है, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। सर हाँ, सर जैसे ये फाइल स्टोर करता है तो इसका यूज फिर हमें कब आता है? हमें स्टोर में यूज कब आता है मतलब? जैसे सर ये टेम्परेरी फाइल में जो डेटा होगा वो टेम्परेरी रूप में सेव होगा, फिर मान ले रहे हैं अगर रैम वगैरह वर्क करना बंद हो गया तो वो सारी डेटा उसमें रहेंगे? नहीं रहेंगे, डिलीट हो तो जाएंगे, इसीलिए फिर उसका नाम टेम्पोररी है। सर फिर इनका ये स्टोर नहीं करता है, बस टेम्परेरी रनिंग परफॉर्मेंस में बस वर्क करता है, उसके बाद बंद हो जाता कैश का मतलब जानता है कैश क्या होता है? है। जी सर। हाँ, बस वही चीज को इधर स्टोर किया जाता है। ओके, टेम्प तो डायरेक्टरी में। कैश, ये सर हाँ, कैश में तो सर डेटा स्टोर होता है, थोड़ा उससे फास्ट एक्सेस हो जाता है। हाँ, तो वही चीज है भाई, ये टेम्प डायरेक्टरी में। ओके अब तुम लोग लिनक्स उतना नहीं चला है तो हम उतने डिटेल में जाके कंफ्यूज नहीं करना चाहते कि सिस्टम डी क्या होता है और सिस्टम डी पे ही क्यों स्टोर होता है, जहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं अभी सिस्टम डी प्राइवेट करके। ओके, बहुत एडवांस हो जाता है वो। तो अभी इतना ही समझ लो कि इस डायरेक्टरी में जो भी आपका कैश रहता है, कैश सब इसी डायरेक्टरी में स्टोर हो जाता है।
और जब आप सिस्टम को ऑफ कर दीजिएगा वो कैश फ्लश हो जाता है, कैश नहीं रहता है, कैश का वैल्यू 0 हो जाता है। फिर सिस्टम को ऑन करिएगा, किसी के चाइल्ड बनेगी, किसी की प्रोसेस स्पॉन होगी, प्रोसेस की फिर से चाइल्ड बनेगी, वो चाइल्ड की कुछ कैश बनेगी, वो कैश मेमोरी इधर जाके स्टोर हो जाएगी टेम्प डायरेक्टरी में। अब टेम्प डायरेक्टरी के बाद हाथ में आते हैं यूजर डायरेक्टरी। इसका नाम ही है यूनिक सिस्टम रिसोर्सेस, ठीक है। अब रिसोर्स का मतलब तो सबको पता होगा, रिसोर्स क्या चीज होता है। इस डायरेक्टरी को अगर खोलें तो एक चीज नोटिस करो तुम लोग, एस बिन लिखा हुआ है जो हम पहले बताए थे, जिसको चलाने के लिए रूट की परमिशन चाहिए होती है। अगर एसबिन में जाए तो ये सब चीज हमको सूडो लगा के करना पड़ेगा। जब तुम लोग सूडो एपीटी अपडेट एपीटी अपग्रेड कर रहा था तब यहीं से एपीटी चला है। ऐड यूजर एपीटीडी ये चीज एपीटी अपग्रेड किया होगा ना भाई पैरेटो इसमें। यस सर। बस यही चीज चली होगी, ठीक। एपीटी तुम लोगों ने चलाया होगा, डी स्टैंड्स फॉर डेमन। डेमन होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक। इंडिपेंडेंट प्रोसेस इन द सेंस इसकी कोई चाइल्ड नहीं बनेगी, ये अपनी एक यूनिक आईडी से चलेगा, और चलते ही अगर इसका टास्क कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक। जैसे आप लोग ने इवनिंग वाले सॉरी आफ्टरनून वाले क्लास में देखा होगा, सूडो एपीटी अपग्रेड एपीटी अपडेट किया होगा, चलने के बाद बंद हो जाता है, ठीक है। आपका पहले जो प्रॉम्प्ट दिखा रहा था उसी प्रॉम्प्ट में वापस आ जाता है, उसके बाद फिर से आप लोग उसी प्रॉम्प्ट से और कोई कमांड चला रहे होंगे, ठीक है। वो डेमन का काम होता है जो कि यहाँ पे डी से डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे और भी कुछ होता है, जैसे लाइब्रेरीज की पहले बात कर रहे थे। पाइथन 3 सबको पता है ना। हेलो, यस सर। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है किसी को? यस सर। जी सर। वर्जन्स डॉट पाई पता है क्या करता है? जी सर। वर्जन्स डॉट पाई सर जो मतलब हमारा पाइथन कोई भी इंस्टॉल्ड है उसका वर्जन हाँ, वो कर देगा। कौन सा वर्जन है बता। यहाँ पे पाइथन 3 का जो मेरा पहले का वर्जन था 5.0.6। अरे यार इतना फोन। तो सिस्टम रिसोर्स में आपका जितना भी रिसोर्स डायरेक्टरी होता है, इधर भी कोई प्रोग्राम का कॉन्फ़िग जो डिफॉल्ट में आता है तो कोई भी सी प्रोग्राम का हेडर फाइल्स जो होता है वो सब इसी चीज में स्टोर होता है। अरे यार रुको भाई। यूजर के बाद आता है वार, ओके। वार मतलब कि आपका जो भी लॉग्स होते हैं, सिस्टम लॉग्स, कैश लॉग्स, लोकल लॉग्स, गेम के कोई भी लॉग हुए, आपका कैश, ओके, बैकअप्स, नहीं तो आप कोई वेबसाइट चल रही होगी, आप सर्वर में चला रहे हैं www,
इस सब की लॉग फाइल इधर रहती है। अगर हम www में जाएं, कुछ नहीं है, वेबसाइट अपाची डालना पड़ेगा। लॉग में जाते हैं। syslog auth log को देखते हैं अभी। तो यहाँ पे सिस्टम इज पावरिंग डाउन दिख रहा होगा टाइम पे, कौन से टाइम पे, ठीक है, 22 जैन। एक न्यू यूजर सिस्टम ओपन। सेशन ओपन, सेशन क्लोज्ड। ओके, जब भी आप sudo कमांड कोई भी यूज करते हैं तो आपकी चीज रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पे var log में, कि रूट की आईडी किसने खोली और कुछ कमांड लिखे, कमांड लिखने के बाद उसकी कमांड फिनिश होने के बाद वो बंद हो गया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हम लिखते हैं, यहाँ पे हम sudo से चलाए थे क्या, कमांड क्या चलाए थे, tcp dump, नेटवर्क को कैप्चर करने के लिए। ओके, यहाँ पे आपकी ऑथ फेलियर भी दिखाती है, गलत पासवर्ड डाल दिया मैंने, फेलियर। तो इस तरह से डायरेक्टरी सिर्फ और सिर्फ लॉग्स और बैकअप्स के लिए है। बार बार का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल जो बढ़ सके, ठीक है, जो बढ़ सके इन द सेंस उसकी कोई फिक्स साइज नहीं होगी, जितना चाहे उतना बढ़ेगा। अब दिखाएं आपको, लोकल लॉग, var log, usage 1% ओनली। चलो, ये थी आपकी पूरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए, उसके बाद बेसिक कमांड में आते हैं कि कल किया जाएगा। सर आपके पास अगर टाइम है तो फिर सर थोड़ी देर ब्रेक लेके पढ़ते हैं। क्या बेसिक कमांड्स पे? ये सर जो बेसिक बताए हैं वो ही आगे सर हम। नहीं समझे, क्या बोल रहे? ये सर अभी तो आपने जैसे सीडी कमांड, पीडब्ल्यूडी और ये में डायरेक्टरी कमांड ये सारे बताए, इसके आगे है तो ठीक है, क्योंकि ये वाले तो आप बता दिए। इसके आगे बहुत है भाई, इसके आगे क्या बोलते हो, समुंदर है कमांड्स के, ठीक है। इतने कमांड है कि भाई तुम थक जाएगा सब कमांड को देखते देखते। जो इम्पोर्टेंट है सर वो बता दो, क्योंकि दिख रहा है नंबर 2200 या 96। हाँ, मेरी हिंदी खराब हो गई।
इतने कमांड्स होते हैं भाई लिनक्स में चलाने के लिए, एक एक को करना नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है वही सबको करवाएंगे, सोच रहे कल करवाने के लिए। यस सर।